नमस्कार, खबरें खेती में आपका स्वागत है। मैं हूं रूपम। आइए एक नजर डालते हैं आज क्या है खास कृषि समाचार में। अब पशुओं का इलाज पशुपालकों के घर पर ही होगा। टिड्डी दल से अपनी फसल बचाएं किसान। साहिवाल नस्ल की गाय बिहार के लिए बेहतर नस्ल। अब प्रदेश में पशुपालकों के दरवाजे पर ही गाय भैंस सहित अन्य पशुओं के इलाज की सुविधाएं मिलनी शुरू हो जाएगी। इसके लिए प्रत्येक प्रखंड में एक एक पशु एम्बुलेटरी वैन की तैनाती रहेगी, जो मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक का काम करेगी। प्रत्येक एम्बुलेटरी वैन में एक पशु चिकित्सक और पशु चिकित्सा सहायक मौजूद रहेंगे। टोल फ्री नंबर से पशु के बीमार होने की सूचना मिलते ही एम्बुलेटरी वैन पशुपालकों के द्वार पर पहुंच जाएगी। इससे पशुओं को विभिन्न रोगों से बचाव के लिए टीकाकरण योजना क्रियान्वयन में भी काफी मदद मिलेगी और पशु टीकाकरण का कार्य समय पर पूरा हो जाएगा। मोबाइल पशु चिकित्सा क्लिनिक में पशुओं के कृत्रिम गर्भाधान की सारी व्यवस्थाएं भी मौजूद रहेगी। इससे कृत्रिम गर्भाधान के लिए पशुओं को पशु अस्पताल में ले जाने की आवश्यकता नहीं होगी। राज्य में पशुओं की संख्या बढ़ाने और पशुपालकों के सुविधाओं के लिए पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा ये योजना लाई गई है। किसान भाइयों, वर्ष 2020 में टिड्डी दल के आक्रमण से बिहार में भी कई फसलों को नुकसान पहुंचा था। टिड्डी झुंड में चलते हैं और अपने रास्ते में आने वाले हरे पेड़ पौधे, साग सब्जियों एवं फसलों को खाकर भयंकर क्षति पहुंचाते हैं, जिससे किसानों को काफी निराशा होती है। इसलिए इस कीट के प्रति सचेत रहने की अति आवश्यकता है। टिड्डी का प्रकोप जैसे ही फसलों पर दिखाई दे, आप क्लोरोपाइरीफॉस 20% EC की 2.5 से 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोलकर या डेल्टा मेथ्री 2.8% EC की 1 से 1.5 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में घोल मिलाकर छिड़काव करें। किसान भाई ध्यान रखें कि छिड़काव के लिए सबसे उपयुक्त समय रात से सूर्योदय तक का ही होता है। खबरें खेती में आगे बढ़ते हुए आज आपकी मुलाकात वैशाली जिले के प्रगतिशील किसान वीरेंद्र नाथ प्रसाद शशि से। वीरेंद्र अधिवक्ता हैं और खेती भी करते हैं। जैविक खाद से प्रयोग की गई उनकी फसल सफलता की नई कहानी लिख रही है और इलाके में काफी चर्चित है। ये किसान जैविक खेती के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। हवा से बातें करते साग के पौधों की लालिमा से सफेद लिबास पहने इस किसान का चेहरा काफी खिल रहा है। ये वीरेंद्र नाथ प्रसाद शशि हैं, जो पेशे से अधिवक्ता है। खेती इनका पुराना शौक। 3 एकड़ में ये सब्जियों की खेती करते हैं। यहाँ लगभग मैं 3 एकड़ ज़मीन मेरे पास है, मेरी भूमि है, जिसमें हम पहले रब्बी का खेती करते थे, गेहूं और मक्का इस सब का, उसमें लॉस होता था। अब सब्जी खेती जब करना शुरू किया तो लगभग 10 गुना हमको आमद बढ़ गई। वीरेंद्र बताते हैं कि साग की खेती आसान और फायदेमंद है। तैयार फसल से तो आमदनी होती ही है, साग के बीज की बिक्री भी उनकी जेब भरती रहती है। साल में एक बार खेतों में ढैंचा खाद का प्रयोग करने के बाद वीरेंद्र जैविक खाद से अपनी पूरी खेती कर लेते हैं। स्प्रे की जरूरत पड़ती है तो फसलों को कीट व्याधियों से बचाने के लिए गौमूत्र का व्यवहार करते हैं वीरेंद्र। इसमें पहले हम लोग खाद डालते हैं, एक केचुआ से बना हुआ खाद जो है, उस खाद का इस्तेमाल इसमें करते हैं। पंचमूर्ति एग्रो करके यहाँ एक स्थानीय है, वहाँ से हम खाद लेते थे। अब अपना खाद भी तैयार करते हैं हम लोग केचुआ का। और केचुआ खाद के पहले डालने के पहले एक बार हम लोग साल में एक दफ़ा जैविक डालते हैं। इसका आपको ढैंचा हुआ, ढैंचा का खाद, हरा खाद में उसको डाल दिया और उसको जोतवा दिया खेत में। उसका मिश्रण साल में एक दफ़ा करते हैं और एक दफ़ा करने के बाद केवल केचुआ खाद देते हैं और कुछ नहीं। कृषि यंत्र के बिना किसान के लिए धान की खेती करना काफी मुश्किल भरा सफर होता है। एक तो इसकी रोपाई के लिए काफी श्रमिकों की आवश्यकता होती है और दूसरा इस पर खर्च भी अधिक आता है। धान उत्पादन को लेकर किसान की इन दोनों समस्याओं का समाधान पैडी ट्रांसप्लांटर कृषि यंत्र कर सकता है। पैडी ट्रांसप्लांटर से धान की रोपाई करने पर श्रम तो बचेगा ही, साथ ही धन और समय की भी काफी बचत होगी।
पैडी ट्रांसप्लांटर कृषि यंत्र की मदद से किसान आसानी से खेत में धान की रोपाई करके उत्पादन और आय को बढ़ा सकते हैं। धान की रोपाई का मौसम आ रहा है, ऐसे में किसानों के लिए यह मशीन काफी फायदेमंद साबित होगा। पैडी ट्रांसप्लांटर की सहायता से करीब 2 घंटे में 1 एकड़ तक धान की रोपाई आसानी से की जा सकती है। इस मशीन के कई मॉडल आते हैं, जिनमें 4, 6, 8 कतारों में धान की रोपाई कर सकते हैं। इस मशीन से पौधों की रोपाई निश्चित दूरी पर होती है, जिससे पौध सीधे और कतार में खड़ी रहती है। जल मनुष्य और पशु पंछियों के लिए ही नहीं, फसलों के लिए भी जीवन है। जल संकट की वैश्विक चुनौतियों के बीच आधुनिक तकनीक की सिंचाई योजना खेती योग्य भूमि को हरियाली देने में काफी कारगर साबित हो रहा है। पारंपरिक सिंचाई तकनीक की तुलना में आधुनिक तकनीक का किसान भाइयों द्वारा व्यवहार सर्वाधिक श्रेष्ठ माना जाएगा। कृषि क्षेत्र में आधुनिक सिंचाई योजना का उद्देश्य पानी की बर्बादी को कम करते हुए जल का कुशल प्रबंधन करने के प्रति देश के तमाम किसानों को जागरूक करना और इन सिंचाई पद्धतियों के व्यवहार के लिए उन्हें प्रेरित करना भी है। सब्जियों की खेती में ड्रिप इरिगेशन विधि काफी कारगर साबित हो रही है। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम के तहत खेत की फसलों की जड़ों तक बूंद बूंद पानी पहुंचाया जाता है। इस प्रक्रिया में फसलों तक उतना ही पानी पहुंच पाता है जितना कि उन्हें बढ़वार के लिए आवश्यकता होती है। पानी की बचत, वैज्ञानिक सिंचाई, कम श्रम और कम लागत जैसे गुणों वाली सिंचाई की ऐसी पद्धतियां आज की जरूरत बन गई है। किसान भाइयों, अगर आप डेयरी व्यवसाय के लिए गाय पालते हैं तो देसी नस्ल की गाय ही पालें। देसी नस्ल में साहिवाल, गिर, रेड सिंधी और थारपारकर नस्ल की गाय आती हैं। इनमें भी बिहार की जलवायु और आबो हवा में साहिवाल नस्ल की गाय सबसे अच्छी मानी जाती है। 15 से 16 लीटर दूध उत्पादन की क्षमता इनमें होती है और देसी नस्ल की गाय के दूध की गुणवत्ता विदेशी नस्ल की गायों की अपेक्षा काफी ज्यादा होती है। साथ ही देसी नस्ल की गाय पर्यावरण के लिहाज से भी काफी उपयुक्त मानी जाती है। आइए अब एक नजर डालते हैं मंडी के ताजा भाव पर। राजधानी पटना सहित प्रदेश की विभिन्न सब्जी मंडियों में आज आलू और प्याज के भाव उतार चढ़ाव के बाद कुछ इस प्रकार स्थिर बने हुए हैं। नया लाल आलू 2700 रुपए प्रति क्विंटल, नया सफेद आलू 2600 रुपए प्रति क्विंटल और लोकल प्याज 2600 रुपए प्रति क्विंटल। चलते चलते किसान भाइयों, आप देखिए मौसम का पूर्वानुमान और कृषि संबंधित कार्यों की दी गई सलाह पर अमल कीजिए। आसमान बादलों से आच्छादित रहेगा, लेकिन उमस भरी गर्मी से लोग भी परेशान रहेंगे। मौसम विभाग के मुताबिक राजधानी पटना सहित प्रदेश में अधिकतम तापमान 43 डिग्री सेल्सियस जबकि न्यूनतम तापमान 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास बने रहने की संभावना है। साथ ही 20 से 21 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चलेगी। नमस्कार, कृषि दर्शन कार्यक्रम के इस अंक में मैं पूनम आप तमाम मेहनतकश अन्नदाता किसान भाई बहनों का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों, अभी आप देख रहे थे खेती बाड़ी से जुड़ी हलचलों को खबरें खेती के माध्यम से, जिसमें आपने जाना मंडी भाव, उपकरण, उन्नत प्रभेद, साथ ही सफलता की नई कहानी और सबसे जरूरी मौसम संबंधी समाचार। अब बढ़ते हैं हमारे कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। किसान भाइयों, गर्मियों का प्रकोप यूं तो प्रचंड है, इसीलिए हम अपने पशुओं, खासकर दुधारू पशुओं का खास ख्याल रखते हैं, नहीं तो दूध की मात्रा और गुणवत्ता दोनों ही प्रभावित हो जाती है। तो क्यों ज़रूरी होता है गर्मियों में दुधारू पशुओं का रखरखाव, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर संजय नाथ के पास। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन कार्यक्रम में। आज का जो हमारा विषय है किसान भाइयों, वह यह है कि गर्मियों के दिनों में दुधारू पशुओं का रखरखाव किस तरह से करें। और इस खास विषय पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं डॉक्टर संजय नाथ, जो पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं लालगंज, वैशाली में। सर, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहला जो सर सवाल है कि अभी का जो मौसम प्रचंड गर्मी का है, तो ऐसे में जो हमारे पशुपालक भाई हैं अपने पशुओं का ध्यान किस तरह से रखें? जैसा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है
यहाँ पशुपालन शुरू से ही होता रहा है और उसी पर ही लोगों का जीविका आधारित रही है कृषि के साथ साथ। तो पशु, चूँकि मौसम भारत का हमेशा 2-3 तरह का रहा है, सबसे कभी जाड़ा रहा है, कभी गर्मी रहा है, कभी बरसात रहा है। तो गर्मी में सबसे ज़्यादा समस्या जो आती है, दूध का उत्पादन बहुत कम हो जाता है, पशु परेशान रहते हैं, बार बार पानी की जो समस्या है वो पशुओं के साथ हमेशा बनी रहती है। प्रचुर मात्रा में पशु को साफ स्वच्छ पानी देना ये बहुत ज़रूरी है। तो पशुओं के रख रखाव में सबसे बड़ी बात है कि हम पशुओं को छायादार जगह पे रखें, शेड बना के रखें या छायादार वृक्ष के नीचे रखें ताकि उनको गर्मी से बचाव किया जा सके। और जहाँ तक हो सके कि पशुओं के आहार में सूखा चारा के साथ साथ कुछ हरा चारा भी दें। उसके अलावे हम लोग कोशिश करते हैं कि पशुओं को, चाहे वो गाभिन हो या ऐसी ही गाय हो, अगर दूध सही मात्रा में दे रही है तो थोड़ी मात्रा में, कम से कम 25 से 50 ग्राम की मात्रा में प्रतिदिन गुड़, जिसको आम भाषा में मीठा भी बोलते हैं, उसको ज़रूर दें और उसमें थोड़ा सा काला नमक दें ताकि लवण की आपूर्ति भी होते रहे। कहने का मेरा मतलब है कि सही चारा मिले, लवण की मात्रा मिलने के लिए उसको खनिज पदार्थ में हम लोग दे सकते हैं। जो मिनरल मिक्सचर आता है तो मिनरल मिक्सचर 50 ग्राम अवश्य देना चाहिए। तीसरी बात कि समय समय पे, हर 3 महीने पे कृमिनाशक दवा है ना, ताकि अंतःकरण से कृमि दूर होता रहे, वो अवश्य देना चाहिए। दूसरा जो सबसे बड़ी समस्या इन मौसम में मिलती है वो है एक्टोपैरासाइट, जिसको कहते हैं बाह्य परजीवी, जो कि शरीर पर काफ़ी छोटे छोटे मात्रा में, उससे 2-3 बीमारियां बहुत ज़बरदस्त होती है, जिसको प्रोटोजोअल डिजीज़ हम लोग कहते हैं। कुछ वायरल भी होता है लेकिन प्रोटोजोअल होने की संभावना ज़्यादा रहती है। उससे बचाने के लिए प्रतिदिन पशुओं को धोएं। दूसरा चीज़ है, धोने में ध्यान रखना है क्या, अगर मान लीजिए रसायन का इस्तेमाल करते हैं या पशु चिकित्सक से दवा का पूछ करके दवा लगाते हैं तो कोशिश करें कि धूप में ना लगाएं, या तो सुबह में लगाएं या शाम को लगाएं। अगर आपको कुछ देसी उपाय करना है तो आपके गांव इलाके में नीम का पत्ता बहुत मिलेगा। तो नीम के पत्ता को हम लोग क्या करते हैं कि उसको उबाल करके आधा कर लेते हैं पानी को, उससे उसके बदन को पोंछें रोज़। गौशाला में हम धुआं कर सकते हैं नीम के पत्तियों का। उससे क्या होगा कि एक्टोपैरासाइट जो है, जो बाह्य है, वो दूर हो जाएगा। आप चूँकि सर पशु चिकित्सा पदाधिकारी हैं तो ये सवाल पूछना भी लाजमी है कि अभी का जो समस्या है पशुपालन के क्षेत्र में, तो गर्मी के मौसम में दूध सूखने की, जो दुधारू पशु हैं, दूध सूखने की समस्या होती है। तो ये सर क्यों होती है और इसके निदान के लिए हमारे पशुपालक भाई क्या करें? दूध सूखने की समस्या का जो होने का सबसे बड़ा कारण होता है पशुओं को चारा नहीं मिल पाना। तो चारा देना चाहिए, फिर खनिज लवण के लिए आप मिनरल मिक्सचर दीजिए और प्रचुर मात्रा कहने का मतलब है कि जितना हो सके, है ना, साफ स्वच्छ पानी दीजिए। अभी एक और जो सबसे ज़्यादा जो बीमारी होती है वो नया चारा आता है, उसमें देखेंगे क्या कि उससे जब आप पानी में उसको डालेंगे तो लाल हो जाता है वो। तो उसको क्या करना चाहिए कि 2-3 घंटे तक उसको छोड़ दें पानी में डाल के। जब लाल वो निकल जाए उसको 2-3 बार धो करके तब उसको दें, ताकि उससे क्या होगा कि उसके पेट में ना बहुत तरह की परेशानियां हो जाती है, जैसे गैस बनता है, पतला पैखाना करता है। इन परेशानियों से आप उससे बच सकते हैं। गर्मी के मौसम के बाद तो सर अब कुछ ही दिनों बाद बरसात का सीज़न भी चालू हो जाएगा। तो बरसात के मौसम में भी कुछ जटिलताएं पशुओं में देखने को आती हैं शारीरिक तौर पे। तो ये कौन सी ऐसी बरसात के मौसम में जटिलताएं हैं जो जिससे हमारे पशुपालक भाई अपने पशुओं को बचाएं और स्वस्थ पशु हमारा रह सके? पशु, देखिए, हमने कहा कि मैनेजमेंट में 3 भाग में हम बांटते हैं। पशुओं का रख रखाव में अच्छे शेड में रखना, साफ़ सुथरा और हवादार जगह पे। दूसरा होता है कि अच्छा खाना और प्रचुर मात्रा में लवण देना, मिनरल मिक्सचर जिसको बोलते हैं। तीसरा है कि हम लोग करते हैं कि हमेशा अंतःकृमि से बचें।
अंतःकृमि 3 महीने पर जब उसको आप देंगे तो बहुत तरह की बीमारियां स्वतः ही समाप्त होगी। कुछ वायरल डिजीज होने का खतरा रहता है, जैसे एफएमडी बरसात के शुरुआत से पहले टीकाकरण का कार्यक्रम सरकार द्वारा चलाया जाता है और चलाया भी गया है। तो देखा किसान भाइयों, डॉक्टर साहब ने कितने विस्तार से और कितनी विस्तृत जानकारी आप लोगों को दी, और मुझे आशा है कि आप इस जानकारी से ज़रूर लाभ उठाएंगे। और डॉक्टर साहब, आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, हमारे कार्यक्रम में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, अभी आपने जाना गर्मियों में दुधारू पशुओं का क्यों जरूरी है रखरखाव। अब बढ़ते हैं कार्यक्रम के अगले भाग की ओर। किसान भाइयों, यूँ तो भिंडी अपने आप में सेहत और स्वाद से भरपूर होती है और साथ ही बाजार में इसकी मांग सालों भर बनी रहती है। तो इसकी वैज्ञानिक खेती कैसे करें जिससे आय और पैदावार दोनों में बढ़ोतरी हो, जानने के लिए सीधे चलते हैं हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर शशांक शेखर सोलंकी जी के पास। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका कार्यक्रम कृषि दर्शन में और मैं हूं आपके साथ किशोर जबी। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी गर्मा सब्जियों की खेती का समय है और गर्मा सब्जियों में भिंडी प्रमुख स्थान रखती है। तो किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि भिंडी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें, और इसके लिए हम पहुंच चुके हैं नालंदा उद्यान महाविद्यालय नूरसराय और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शशांक शेखर सोलंकी जी, जो कि सहायक प्राध्यापक सहकनीय वैज्ञानिक है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में आने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे कि भिंडी की खेती करने से पहले खेत की तैयारी कैसे करें और साथ ही साथ इसकी बुआई कैसे करें कि हमें अधिक से अधिक उपज प्राप्त हो सके। जी बिल्कुल, भिंडी एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जी फसल है जिसे किसान भाई गर्मी के साथ साथ बरसात के मौसम में बहुत से उगा रहे हैं। भिंडी के खेत में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, खेत की तैयारी करते समय मिट्टी जो है पूरी तरह से भुरभुरी होनी चाहिए। और जब भी किसान भाई ग्रीष्मकालीन भिंडी की बुआई करते हैं तो उनको बीज को तो सोख करना होगा, उसको भिगाना होगा। हालांकि अब खरीफ भिंडी की बुआई की जानी है, अब उसका समय शुरुआत हो गई है, मई जून में उसकी बुआई की जाती है। बुआई करते समय किसान भाई ज़रूर एक बात का ध्यान रखें कि खेत की जुताई के पश्चात मेड़ बनाकर मेड़ों पर ही बीज की बुआई करें। होता क्या है कि जब हम फ्लैट बेड पे लगा देते हैं भिंडी के बीजों को, तो कभी कभी पानी लगने से फसल जो है वो अच्छे से जर्मिनेट नहीं कर पाती और उसमें कई रोग आते हैं। इसलिए किसान भाई हमेशा उसे मेड़ों पर लगाएं और कोशिश करें कि बीज को बुआई से पूर्व 24 घंटे के लिए उसे पानी में भिगाने के पश्चात ही उसे लगाएं। अभी आपने बताया कि भिंडी की बुआई और खेत की तैयारी कैसे करें ताकि हमें अधिक से अधिक और अच्छी उपज की प्राप्ति हो, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब फसल की बुआई हो जाती है और फसल की ग्रोथ होने लगती है तो हमें ये समस्या का सामना करना पड़ता है कि फसलों में कीट व्याधि की समस्या आती है और रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो हम चाहेंगे कि आप हमारे किसान भाइयों को बताएं कि इस समस्या से हम कैसे निजात पाएं। जी, भिंडी में वैसे तो बहुत से रोग आते हैं, बहुत से कीट लगते हैं, लेकिन अभी जो भिंडी की फसल है या जो बरसाती भिंडी है उसमें जो मुख्य समस्या है, अगर उस पर प्रकाश डाला जाए तो जो सबसे बड़ी भिंडी की समस्या है वो पीत सिरा रोग है, जिसमें कि पत्तियां पीली हो जाती हैं और पत्तियों के ऊपर जाल के सदृश संरचना दिखाई देती है। ये जो रोग है इसका जो वाहक है वो सफ़ेद मक्खी है और ये विषाणु जनित रोग है। क्योंकि जब भी किसी पौधे में विषाणु का आक्रमण होता है तो उस पौधे को पुनः सुधारना लगभग पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं कि सबसे पहले तो जो रोग जिस पौधे में दिखा उस पौधे को तत्काल हमें उखाड़ कर कहीं गड्ढे में दबा देना है। और दूसरी चीज़ हमें ये करनी है कि कीट जो इसमें, जैसे भिंडी में जो पीत सिरा रोग है इसका जो वाहक है वो सफ़ेद मक्खी है। किसान भाई देख भी सकते हैं, जब पौधे को हिलाएंगे तो उसमें से सफ़ेद मक्खियाँ उड़ती भी हैं। तो सफ़ेद मक्खी के निजात पाने के लिए किसान भाई लांसर गोल्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, इमिडाक्लोरपिड का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी बाज़ार में कई ऐसी दवाइयाँ हैं जो कि सकिंग पेस्ट के लिए, जो चूसने वाले कीट हैं उनके लिए चल रही हैं, उनका इस्तेमाल किसान भाई कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, अभी आपने बताया कि कीट व्याधि प्रबंधन कैसे करें और साथ ही साथ भिंडी की प्रमुख समस्याएं कौन कौन सी हैं, तो इनके बारे में तो आपने बता दिया। साथ ही साथ आपने वैरायटी के विषय में भी बताया, लेकिन अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ ऐसी खास प्रजातियां हैं भिंडी की जिससे हम अधिक से अधिक और उपज प्राप्त करें और गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें कि कीट व्याधि की समस्या भी हमें कम देखने को मिलती है, जिससे कि किसान भाई अपनाकर अच्छी उपज प्राप्त करेंगे। बिल्कुल, अभी बाज़ार में कई तरह की भिंडी जो है उपलब्ध है।
आप देखते होंगे कि पहले जो भिंडी आती थी जैसे प्रभनी क्रांति या ये सब अर्का नामिका, इन सब किस्मों में जो इसके फल होते थे वो हल्के हरे रंग के होते थे। बीच में मार्केट में कुछ किस्में आई हैं बाज़ार में, जैसे काशी क्रांति, मैं जो वैरायटी बता रहा था, इसमें क्या है, काशी क्रांति जो है ये रोग रोधी तो है ही, साथ में इसके फल जो है बड़े ही सुंदर दिखने में और गाढ़े हरे रंग के रहते हैं। और जब भी किसान भाई इनको मार्केट ले आते हैं तो इसमें जो है जो उपभोक्ता है वो सोचता है एकदम ताज़ी है और देखने में एकदम ताज़ी, और उसमें क्योंकि न्यूट्रिएंट भी ज़्यादा है बाकी भिंडी से, अच्छी है। अभी हाल में जो किस्म एक विकसित की गई है काशी लालिमा, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान से, जो लाल रंग की भिंडी है, इस किस्म की विशेषता ये है कि इसमें एंथोसाइनिन कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ये हमारे स्वास्थ्य के लिए, जैसे एंथोसाइनिन एंटी कैंसर प्रॉपर्टी होती है, स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छी है। तथा इसकी अभी जो मेट्रो सिटीज़ हैं, जो बड़े शहर हैं, उनके जो मॉल्स है वहाँ पे लाल भिंडी जो है वो बहुत ही तेज़ी से ग्राहक जो है ख़रीद रहे हैं और इसकी डिमांड बढ़ती जा रही है। तो निश्चित तौर पर अभी मार्केट में भिन्न रंग की जो भिंडियाँ हैं उसकी भी मार्केट जो है वो और बढ़ेगी, और किसान भाई से भी यही अपेक्षा है कि वो कई रंग की और कई तरह की किस्मों का उत्पादन करें और बाज़ार में उसको बेच के अच्छा मुनाफा प्राप्त करें। डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छी अच्छी वैरायटीज़ के बारे में बताया, साथ ही साथ बताया कि इनसे कैसे लाभ लें, इनमें क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। लेकिन हम जानना चाहेंगे कि क्या ये भिंडी जो भी आपने वैरायटी बताई उसकी उपज की जो समय सीमा है, मीन्स ये कितने दिन में फसल तैयार हो जाते हैं? भिंडी मुख्य रूप से जो है लगभग 3 से 4 महीने की फसल है, और इसमें जो इसकी उपज हमें आसानी से मिल जाती है, लगभग 200 क्विंटल के आसपास इसकी उपज मिल जाती है। जैसा कि हम सब आपको मैं बता दे रहा हूँ कि भारत जो है वो विश्व में भिंडी का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे ज़्यादा जो भिंडी का उत्पादन हो रहा है वो हमारे देश में हो रहा है, और सबसे ज़्यादा भिंडी की किस्में भी यहीं पे विकसित की जा रही हैं। और आज का जो भारत के जो किसान हैं वो भिंडी बहुत ज़्यादा उत्पादन भी कर रहे हैं, और इसका सबसे बड़ा जो मूल कारण है वो है कि हमारे यहाँ किसान तो अच्छा उत्पादन जानते हैं, साथ में किस्में बड़ी अच्छी अच्छी हमारे यहाँ हैं। और अभी जो नई किस्में निकली हैं निश्चित तौर पे वो भिंडी के उत्पादन को और आगे ले जाएंगी, और किसान इससे अच्छा मुनाफा और अच्छी आय प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। तो इसका मतलब हुआ डॉक्टर साहब कि ये जो भी वैरायटीज़ हैं इनको अपनाकर किसान भाई अपनी आर्थिक स्थिति में भी सुधार कर सकते हैं। जी ज़रूर। तो डॉक्टर साहब, इतनी अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे कार्यक्रम में आए। किसान भाइयों, अभी आपने जाना क्यों ज़रूरी है गर्मियों में दुधारू पशुओं का रखरखाव और साथ ही भिंडी की वैज्ञानिक खेती कैसे करें। अब वक्त है आपसे विदा लेने का। अगले अंक में हम फिर मिलेंगे ऐसे ही कुछ नई और ख़ास जानकारियों के साथ। तब तक मुझे और पूरी कृषि दर्शन टीम को दे इजाज़त। नमस्कार। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 203, द्वारा केंद्र निदेशक, दूरदर्शन केंद्र पटना, फ्रेजर रोड, पटना। हमारा ईमेल एड्रेस है directordkpatna@gmail.com और kddkpatna@gmail.com। किसान भाई बहन, हमरो चैनल तोरो चैनल जल्दी आवी रहना छे एकटा नया रंग रूप में।